नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए। मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। वक्त हो गया इस वक्त की तमाम खबरों से आपको रूबरू कराने का और शुरुआत सबसे पहले बड़ी खबर से करेंगे जो कोरोना संक्रमण से जुड़ी है। भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण कोरोना मामलों में महाविस्फोट हो गया है। बीते 24 घंटे के अंदर देश में कोरोना संक्रमण के 90,928 मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं 325 लोगों ने कोरोना से अपनी जान गंवाई है। बीते दिन की तुलना में यह आंकड़ा 56% से भी ज्यादा है। एक्टिव केस में भी भारी इजाफा हुआ है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 19,206 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। मौजूदा समय में देश के अंदर कोरोना के 2,85,000 एक्टिव केस हैं। रिकवरी दर भी बीते दिन की तुलना में घटकर 97.81% रह गई है। वहीं कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के कुल मामलों की संख्या 2,630 हो गई है। वहीं 955 ओमिक्रॉन के मरीज ठीक हुए हैं। पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 6.43% पहुंच गई है। वहीं देश भर में एक्टिव केस में 0.81% का इजाफा हुआ है। तो कोरोना के मामले का विस्फोट हुआ है। आज भारत में 90,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर डीके गुप्ता जी जुड़ रहे हैं, जो कि सीएमडी हैं फिलिक्स हॉस्पिटल के। गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको बता दें दर्शकों कि डॉक्टर डीके गुप्ता वो नाम है जिसने कोरोना के हर लहर के दौरान बारीकी से उसको ना केवल स्टडी किया है बल्कि पेशेंट्स को ट्रीट भी किया है। डॉक्टर साहब, किस तरीके से आप देख रहे हैं एकाएक 90,000 से ज्यादा मामले जो सामने आए हैं? देखिए, हम लोग पहले से ही कई बार चेतावनी दे रहे थे, लेकिन शायद मुझे लगता है लोगों का ऐसा नहीं दिख रहा था कि फिर बहुत बढ़ रहा है। जो दिख भी रहे हैं आपको वो ट्रिप ऑफ मतलब जो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको लक्षण, जिन्होंने जांच नहीं कराई है और जिन्होंने जांच कराई है उन्होंने रिपोर्ट नहीं कराया। बिकॉज आजकल बहुत सारी होम किट चालू हो गई है, एंटीजन टेस्टिंग चालू हो गई है, जो हमारे पास डाटा सर्विलेंस में नहीं आ पाता, रिकॉर्डिंग नहीं आ पाता है। और तीसरा, ऐसे बहुत सारे पेशेंट होंगे जो एसिम्प्टोमेटिक होंगे, वो उनके लिए बिल्कुल जांच संभव ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं नंबर बहुत ज्यादा और बहुत तेजी से फैल रहा है ओमिक्रॉन, 4 से 6 गुना तेजी से फैलता है डेल्टा से। और इस समय मुझे लगता है जो हम लोग फोन आ रहे हैं, बातचीत हो रही है, हर घर में लगभग हर दूसरे घर में केसेस है इस समय। तो हम लोग रफली प्री पीक में है। अगले 2 हफ्ते में पीक आ जाएगी देश के विभिन्न शहरों में, मैं फिर बता रहा हूँ। और इस समय लोग, ऐसा नहीं है जो लोग हम लोग करते हैं बहुत माइल्ड सिम्टम है, बहुत हल्का है, ऐसा नहीं है। जो लोग कंप्लेन कर रहे हैं उनके गले में दर्द है, मतलब खांसी है, ड्राई कफ है, या स्वॉलिंग में डिफिकल्टी है, हाई ग्रेड फीवर है, तो ऐसे सिम्टम्स भी आ रहे हैं, चाहे वो ओमिक्रॉन हो या डेल्टा हो, मिक्स्ड सिम्टम्स आ रहे हैं। तो कृपया इसको लाइटली ना लें। सब लोगों को कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना चाहिए। मास्क लगाएं, हाथ धोएं बार बार, नाक, मुंह और आंखों को ना छुएं अपने हाथों से, और बाहर जितना अवॉइड कर सके उतना ही जाएं। जब जरूरी हो, बहुत इमरजेंसी हो तभी जाएं, और जब बाहर जाते हैं तो कृपया करके मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का प्लीज पालन करें। इसके अलावा कोई तरीका नहीं। मैं फिर बता रहा हूँ, जिन लोगों को वैक्सीन लगी है 6 महीने से ज्यादा होगा, उनकी एंटीबॉडीज बीइंग ऑफ हो चुकी है। मैक्सिमम लोग दोबारा ससेप्टेबल हो गए। आपको पता भी होगा, सब बहुत सारे लोग ऐसे इन्फेक्शन हो रहा है, उन लोगों को 2 डोज लगी हुई है। डॉक्टर साहब, तो इसका मतलब ये जी डॉक्टर साहब, आपसे बेहतर शायद मेरे इस सवाल का जो अब मैं आपसे पूछने वाला हूं कोई जवाब नहीं दे पाएगा। वो ये है कि साल 2019 के आखिरी में जब से इस कोरोना संक्रमण की शुरुआत हुई, तब से लेकर अब तक अमेरिका में बीते 24 घंटे में 33 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। यही हाल अलग अलग यूरोपीय देशों का भी है। भारत में 90,000 से ज्यादा केस हैं। अब पूरी दुनिया समेत भारत के जो लोग हैं वो ये जानना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब कि क्या हर साल अब हमें कोरोना से ही लड़ना पड़ेगा? और जिस बात को लेकर कई रिसर्च भी सामने आया है कि ये जो वेरिएंट ओमिक्रॉन, ये एक तरीके से विश्व भर में कोरोना की हर्ड इम्यूनिटी को डेवलप करने में कारगर होगा। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें अभी कहना बड़ा मुश्किल है कि कोरोना से ही लड़ना होगा। डेफिनेटली ऐसा नहीं कि हमेशा कोरोना रहेगा। पिछले 100 साल से हम लोग देख रहे हैं बीमारियां आती हैं चली जाती है। अभी पैंडेमिक है, पैंडेमिक से हमें एंडेमिक में करना है, मतलब इसको कंट्रोल करना है। कोई भी बीमारी जड़ से खत्म कभी नहीं होती। जो एक बार आ जाती है वो रहती है, और जिसको जड़ से खत्म करना होता है, जैसा स्मॉल पॉक्स है, पोलियो, इसको खत्म करने में हमें
काफी मशक्कत करनी पड़ी, पूरी दुनिया को मशक्कत करनी पड़ी, तब जाके वो इरेडिकेट हो पाए, मतलब ना जड़ से उन्मूलन कर पाए उनका। तो क्या, अभी एक जो मिनट हमें एक मिनट फोकस एक मिनट करना चाहिए, कंट्रोल पे करना चाहिए। कंट्रोल यही है कि कोविड को पैंडेमिक से एंडेमिक की तरफ ले जाना, उसका तरीका यही है कि हम वैक्सीनेशन करें और ग्लोबल इसका चेन ऑफ ट्रांसमिशन हो गया। आप समझो मेरी बात कि अभी हमने ओमिक्रॉन को कंट्रोल किया, ठीक कुछ है। दिनों बाद दूसरा वायरस आ जाएगा, जैसे IHU है IHU फ्रांस में, हाँ। तो ऐसे नए नए वायरस आते रहेंगे। ये क्यों आ रहे हैं? बिकॉज हम इसकी चेन ऑफ ट्रांसमिशन को रोक नहीं पा रहे हैं। अच्छा। अफ्रीकन देश है, वहां वैक्सीन मिल नहीं पा रही, 10% लोगों लगा। कुछ ऐसे देश है जहाँ पर चौथी बूस्टर लग रही है। तो ये डिस्क्रिपेंसी है ना ग्लोबली, इस वायरस को हम रोक नहीं सकते, इसलिए बाउंड्री नहीं है। ये सब सभी देशों को समान उससे देखता है, सभी नागरिकों को समान उससे देखता है, हर जगह ट्रेवल कर सकता है। कभी तो कहीं 2 महीने पहले होगा, कहीं 2 महीने बाद में होगा, इतना डिफरेंस है 8 हफ्ते का। आप देख रहे हैं, पहले भी देखा ना डेल्टा में भी, हम इसमें भी देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं विश्व भर के नेताओं को चाहिए कि वो ग्लोबल कंट्रोल पे बात करें, चेन ऑफ ट्रांसमिशन को कैसे रोकना है, सारे देशों को वैक्सीन मुहैया कराई जाए। एक बार सबको मुहैया हो गई, सब जगह इम्यूनिटी डेवलप हो गई, हर्ड इम्यूनिटी, अब चेन ऑफ ट्रांसमिशन। यानी डॉक्टर साहब, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने प्रेस किया है कि अगर कोई एक देश ये सोचे कि मैं अपने यहां कोरोना नियंत्रित कर लूं, तो उससे इस कोरोना का समाधान नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ। मैं फिर कह रहा हूँ, क्योंकि हम चेन ऑफ ट्रांसमिशन जब तक रोकेंगे नहीं, तब तक रेप्लिकेशन होता रहेगा। हाँ। जब तक रेप्लिकेशन होगा, तब तक म्यूटेशन के चांसेस आएंगे और नया वायरस आएगा, फिर दोबारा इन्फेक्ट करेगा। ठीक है। तो ऐसा नहीं है, तो इसलिए हमें ग्लोबली इसको रोकना चाहिए। ग्लोबली रोकने में 5-6 महीने 8 महीने का टाइम लगा, लेकिन वैक्सीन सप्लाई हो गई है, अब तो वैक्सीन प्रोडक्शन बढ़ गया बहुत सारे देशों में। कहीं ना कहीं करके WHO को, ICMR को, यूनिसेफ को, इन सबको बड़ी संस्थाएं जो हाथ देगी, G20 है, G7 है, ऐसे लोगों को मिलके इसको ग्लोबल कंट्रोल कैसे करा जाए, उस पर काम करना चाहिए। उसके लीडरशिप की जरूरत है। ठीक है। एक महत्वपूर्ण सवाल मेरा यह है कि इस वेरिएंट की जहां से शुरुआत हुई दक्षिण अफ्रीका से, वहां हमने देखा कि जैसे ये वेरिएंट आया, लगातार मामले वहां रिकॉर्ड स्तर पर दर्ज किए गए, लेकिन 15 से 20 दिन बाद जो अब ग्राफ है वहां पर ओमिक्रॉन का और कोरोना का, वो एक डाउनफॉल पर है। तो क्या हम इंडिया में भी इस बात की उम्मीद रखें कि शायद अगले 10 से 15 दिन ये ग्राफ अपवर्ड्स जाए और फिर ये ग्राफ डाउनवर्ड्स हो? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो जैसे हमने डेल्टा में भी देखा था कि अप्रैल में मिड में आया था और मई एंड और जून फर्स्ट वीक तक तो काफी खत्म हो गए थे। मतलब नॉर्मली जो कोई पीक आती है वो 2 महीने के आसपास रहते हैं। तो अभी जनवरी फरवरी तक तो रहेंगे केसेस। फरवरी में जाके हम मार्च में से मुक्ति पाएंगे। मार्च में जाके 99% या 90% के आसपास फैल जाएगा और लोगों को या तो हार्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी ओमिक्रॉन के अगेंस्ट, या वो लोग इन्फेक्ट होके उनके अंदर एंटीबॉडीज बन जाएंगी या वैक्सीनेशन हो जाएगा। ठीक है। लेकिन पीक आने में अभी 10-15 दिन है और पीक हर जगह अलग अलग आएगी। जैसे महाराष्ट्र में पहले आता है, वहां पहले शुरुआत हुई, समझ गया। दिल्ली में अभी हाई कोर्ट है, वहां पहले आएगी। हो सकता है अभी लखनऊ है, उत्तर प्रदेश है, या तो ऐसे शहर है जहाँ पर नहीं फैला है, कम फैला है, हमारा लेट आए, तो अलग अलग पीक आएंगी। लेकिन सब कुछ जो है अगले 2 महीने में हम लोग इससे, एक बार होता ना कि पूरा गंगा नहाना जैसा होता है, तो गंगा नहाना है वो अगले 2 महीने में सब लोग नहा लेंगे और तब जाके हम लोग कहीं ना कहीं इससे मुक्ति पाएंगे। लेकिन फिर मुक्ति हमें पानी है कोरोना से। अभी हम एक स्टैंड की बात नहीं कर रहे हैं, तो नया स्टैंड डेवलप ना हो, इसके लिए हमें ग्लोबल चेन ऑफ ट्रांसमिशन। मेरे दो छोटे छोटे सवाल है। पहला, मैं आप ये जो इसकी बात कर रहे हैं कि इंडिया में पीक, जहां तक मैंने कोरोना को थोड़ा बहुत समझा डॉक्टर साहब, पहली लहर में पूरी दुनिया में एक साथ ही लगभग मामले आए। दूसरी लहर जब डेल्टा आई तो कमोबेश जनवरी फरवरी के महीने में यूरोपीय देश और अमेरिकी देशों में इसके आंकड़े बेतहाशा बढ़ते गए। भारत में इसकी पीक आते आते तक मार्च से अप्रैल का महीना आ गया। लेकिन हम ओमिक्रॉन में ये देख रहे हैं कि अभी अगर 90,000 मामले सामने आए हैं, तो आप जो इस पूरे कोरोना को बहुत बेहतर तौर पर स्टडी करते हैं स्टार्टिंग से, आप इसका पीक कौन से मंथ में एक्सपेक्ट करते हैं? पीक इसी महीने आना है, जनवरी एंड तक पीक आ जाएगा। ठीक है। और जनवरी एंड में केसेस काफी बढ़ जाएंगे। भले ही रिपोर्टिंग कुछ भी हो, रिपोर्टिंग से नहीं मतलब है, अभी भी केसेस बहुत ज्यादा है, कई गुना ज्यादा, जो आप नंबर बता रहे हो कई गुना ज्यादा है। ठीक है, तो वो रिपोर्टिंग में। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या इसमें इतनी रिलीफ की बात है कि इसमें जितने भी पेशेंट्स अभी तक वो हो रहे हैं इन्फेक्टेड, खासकर ओमिक्रॉन वेरिएंट से, अभी तक वैसी स्थिति तो हमें नजर नहीं आ रही है 90,000 केसों के बनस्पत की ऑक्सीजन की कमी हो या फिर ICU बेड्स की दिक्कतें हो? बिल्कुल सही बात है कि क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है, लगभग 150 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुका है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को डेल्टा से भी इन्फेक्शन हो चुका है, तो कहीं ना कहीं क्रॉस इम्यूनिटी मिल रही है। जो हमारे अंदर हार्ड इम्यूनिटी वो डेवलप होगी, तो इसकी बहुत सीरियस इलनेस नहीं हो रही। लेकिन फिर भी जो लोग कोमॉर्बिड है, जो इनकी एज ज्यादा है, जिनको साथ में डायबिटीज है, अस्थमा है, हार्ट फेलियर है, डायलिसिस पे है, रिनल ट्रांसप्लांट पे है, कैंसर के पेशेंट है, HIV के हैं, थैलेसीमिया के हैं,
ऐसे लोग जिनको ये प्रॉब्लम है, सीओपीडी है, तो इन लोगों के लिए प्रॉब्लम भी सीरियस हो सकता है, ये इन्फ्लुएंजा भी सीरियस हो सकता है जो ओमिक्रॉन नाम का इन वायरस है। आखिरी सवाल, ये चुनाव अगर अब भी होते हैं तो ये बहुत बड़ा रिस्क होगा भारत के लिए, भारत के लोगों की जान के लिए। बिल्कुल, हम तो आपको पता डेल्टा का जन्म तो यहीं से हुआ था, जी जी, पश्चिम बंगाल और में चुनाव थे उस समय। जी बिल्कुल, पंचायत चुनाव थे, उससे बहुत यूपी सारा में। नुकसान हुआ। हाँ। तो कहीं ना कहीं ये स्प्रेडर इवेंट बनती है, तो हम सबको चाहिए थोड़ा सा धैर्य रखें और पब्लिक को जागरूक होना चाहिए। हमें आत्मनिर्भर होने की बात करते हैं तो हमें खुद समझना चाहिए कि हमें दौड़ाने पे जाना है नहीं जाना है। जी, इतने सारे माध्यम है, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया, ठीक है। खबरें मिल जाती है, सारे मैसेज मिल जाते हैं, इतना अच्छा कम्युनिकेशन नेटवर्क है, क्यों ना हम वर्चुअल प्लेटफॉर्म का यूज करें, वर्चुअल रैली यूज करें। तो मुझे लगता है इस समय जनता को जागरूक होने की जरूरत है, जनता ही कुछ अपने आप ही फैसला कर ले कि हमें नहीं जाना है, तो मुझे लगता रैली अपने आप चेंज हो जाएंगी। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर डी गुप्ता जी आपका मेरे साथ जुड़कर बड़ी महत्वपूर्ण बातें जो हैं वो दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो निश्चित तौर पर कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब रुख करते हैं अगली खबर का। आर्यन केस से चर्चा में आए कॉर्डेलिया क्रूज पर सवार कुल 209 यात्री कोरोना संक्रमित मिले हैं। शिप में सवार 1827 यात्रियों में से 66 यात्री पहले से ही संक्रमित थे, जबकि अन्य रिपोर्ट में 143 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। आपको बता दें कि अभी 832 लोगों की रिपोर्ट आनी बाकी है। कॉर्डेलिया क्रूज के यात्रियों को आधी रात को बीएमसी की बसों से सीएसएमटी स्टेशन के तरफ ले जाया गया। 60 संक्रमित मरीजों को भाईखाला के रिचर्डसन और क्रूडाज जंबो कोविड सेंटर समेत दूसरी जगहों पर भर्ती कराया जा चुका है, जबकि क्रूज को मंगलवार को गोवा से मुंबई के लिए रवाना कर दिया गया। मुंबई पोर्ट पर क्रूज पर मौजूद सभी यात्रियों और चालक दल के सदस्यों की स्क्रीनिंग करने के लिए बीएमसी की एक टीम पोर्ट पर पहुंच गई थी। सभी यात्रियों का आरटीपीसीआर टेस्ट किया गया। जब तक उनकी रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आती किसी भी यात्री को क्रूज से उतरने नहीं दिया जाएगा, ऐसा कहा गया है। बीते दिनों कॉर्डेलिया क्रूज मुंबई से गोवा के लिए रवाना हुआ था। इसमें एक यात्री कोरोना संक्रमित मिला था, जिसके बाद सभी यात्रियों की कोरोना जांच के आदेश दिए गए थे। इसीलिए क्रूज पर ही पीपीई किट पहनकर टीमें भेजी गई थी। साथ ही यह भी कहा गया कि जब तक जांच रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आ जाती, किसी को क्रूज से उतरने की अनुमति नहीं होगी। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले रिकॉर्ड संख्या में दर्ज हो रहे हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण देश संक्रमण के लहरों का सामना कर रहा है। अमेरिका और ब्रिटेन के साथ साथ यूरोपीय देश फ्रांस, नीदरलैंड और टर्की में भी हालात खराब हो रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में एक दिन के भीतर 71,144 नए मामले सामने आए हैं, जो महामारी की शुरुआत के बाद से सबसे अधिक है। ब्रिटेन में 1,94,747 नए मामले और 343 मौतें दर्ज हुई हैं, जिसके बाद यहां कुल मामलों की संख्या 1,38,35,334 हो गई है, जबकि कुल मृतकों की संख्या 1,49,284 पहुंच गई है और 10,56,07,672 लोग संक्रमण से ठीक हुए हैं। अमेरिका में बीते 24 घंटे में 7,44,661 नए मामले मिले हैं और 1,802 लोगों की मौत हुई है। अब यहां कुल मामलों की संख्या 5,88,05,186 हो गई है। मृतकों की संख्या 8,53,612 और रिकवरी मामलों की संख्या 4,19,99,896 हो गई है। फ्रांस में एक दिन में 33,22,052 नए मामले सामने आए हैं और 246 मौतें हुई हैं। अब यहां कुल मामलों की संख्या 10,92,01,757 हो गई है। वहीं मृतकों की तादाद 1,24,809 हो गई है और रिकवर मामलों की कुल संख्या 5,16,27,557 हो गई है। जबकि एक दिन पहले मंगलवार को फ्रांस में 2,71,686 नए मामले सामने आए थे। आइए अब आपको सीधा ले चलते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जहां इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहायक शिक्षकों को पत्र जो है वितरित कर रहे हैं। इसका अब तक सफलतापूर्वक निस्तारण
1 वर्ष के अंदर ही किया गया, यानी उस वर्ष के अंदर ही शिकायत आई, उस समस्या का समाधान भी हम लोगों में 99% अधिक समस्या के निस्तारण की कार्रवाई राजस्व विभाग के स्तर पर उन सभी कार्रवाई को प्रदेश के अंदर संपन्न करने की कार्रवाई भी संपन्न की गई। इसके अलावा प्रदेश के अंदर हम लोगों ने तमाम ऐसे कार्य किए, खासतौर पर जैसे लेखपाल और राजस्व निरीक्षक कानून गो हैं, इन सबको स्मार्टफोन दे करके तकनीक का बेहतरीन उपयोग करते हुए आम जन की समस्या का समाधान का रास्ता निकालना, और इस प्रक्रिया को भी प्रदेश के अंदर बहुत अच्छे ढंग से संपन्न किया गया है। हम लोगों ने ग्रामीण क्षेत्र में 1,09,092 जो राजस्व गांव हैं, उनमें से 86,214 राजस्व गांवों के जो भू मानचित्र हैं उनको डिजिटाइज कर खतौनी से लिंक किया जा चुका है, यानी अब उसमें कोई हेरफेर नहीं हो सकता। और हमारा प्रयास है कि प्रदेश के सभी प्रकार के राजस्व आंकड़ों को पूरी तरह हम डिजिटाइज कर सकें, जिससे जो रजिस्ट्री आदि के नाम पर तमाम प्रकार से खिलवाड़ होता है और एक गरीब का पैसा मारा जाता है, इस प्रक्रिया को हम पूरी पारदर्शी तरीके से समाप्त करके हर एक उन नागरिकों का समाधान करेंगे जो एक सामान्य जन से जुड़ी हुई समस्याएं हैं। लेकिन जहां एक और राजस्व विभाग ने इस दौरान अपनी कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ाया है, वहीं साथ ही साथ राजस्व विभाग से स्वयं की जुड़ी हुई समस्या का समाधान करने में भी सरकार ने पूरी तत्परता के साथ कार्य किया। खासतौर पर रुख अगली खबर का करते हैं। पंजाब में पीएम की सुरक्षा में चूक पर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने पंजाब में कांग्रेस सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा संवैधानिक संस्थाओं की अवहेलना करती है। इस पूरे मामले को लेकर ताजा जानकारी जो निकलकर सामने आई है, उसके अनुसार प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक पर पंजाब सरकार ने हाई लेवल कमेटी बनाई है। राज्य सरकार ने इस बाबत एक बयान में कहा कि पंजाब सरकार ने पीएम मोदी के फिरोजपुर दौरे के दौरान हुई चूक की जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है। समिति में न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त मेहताब सिंह गिल, प्रमुख सचिव गृह मामले और न्यायमूर्ति अनुराग वर्ग शामिल होंगे और 3 दिन के भीतर यह कमेटी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। क्या कुछ कहा है बीजेपी के तमाम नेताओं ने पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक पर, आइए आपको सुनवाते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पंजाब दौरे के दौरान आज उनकी सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ पंजाब की सरकार के संरक्षण में आज पंजाब के अंदर हुआ है, वह पंजाब के अंदर व्याप्त अराजकता और दुर्व्यवस्था का एक जीता जागता उदाहरण है। कांग्रेस शासित पंजाब की सरकार को देश की जनता से इस बात के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। कांग्रेस सदैव से इस देश की संवैधानिक व्यवस्थाओं की अवमानना करती रही है। इसका एक उदाहरण एक बार फिर से देश ने देखा है। हमारे लोकप्रिय नेता और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के साथ जिस प्रकार की गंभीर चूक आज पंजाब के अंदर हुई है, वह अक्षम्य है और यह एक शरारत भरा पूर्ण पंजाब सरकार की और कांग्रेस की एक दुरभिसंधि को प्रदर्शित करता है। यह देश इस प्रकार की किसी भी साजिश को सफल नहीं होने देगा। कांग्रेस को और पंजाब सरकार को देश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। देश के संवैधानिक प्रमुख के रूप में देश के प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के साथ किए गए खिलवाड़ के लिए उन्हें देश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि यह सीधे सीधे देश की संवैधानिक संस्थाओं की अवमानना है और मुझे लगता है कि देश कभी भी इस प्रकार की कांग्रेस की शरारतपूर्ण साजिशों को सफल नहीं होने देगी। देश की करोड़ों करोड़ जनता का आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के साथ है। भगवान को धन्यवाद
कि उनका जीवन सुरक्षित है, वरना कांग्रेस की सरकार और गांधी परिवार ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उनकी सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ किया गया वो इस देश में पहले कभी नहीं हुआ। प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा की जवाबदारी राज्य सरकार की थी। ये प्रधानमंत्री जी की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं है, ये तो राष्ट्र की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। क्या कांग्रेस की सरकार, गांधी परिवार नफरत से इतना भरा है कि प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा से खेल जाए? यह आपराधिक षड्यंत्र है। पंजाब दौरे पर पीएम की सुरक्षा में चूक को लेकर सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने बयान दिया। क्या कुछ कहा चन्नी ने, ये भी आपको सुनवाते हैं। मैं जे उन्होंने गुस्से ਵਿੱਚ कुछ किया है या राजनीतिक सोच ਦੇ ਨਾਲ कुछ किया है, मैं इस ਤੇ टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन जे उन्होंने किया है तो मैं इन्ना जरूर कहना चाहता कि प्रधानमंत्री हैं वो साडे, उन्हां दी जान ਨੂੰ ਜੇ ਖਤਰਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ मैं अपना खून उन्हां ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੋਲਾਂਗਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਫਿਤਰਤ है। पंजाबी मर नहीं मर जाएगा, एक गल सुन लो, पंजाबी मर नहीं मर जाएगा, अपना खून डोल देगा, लेकिन घर आए मेहमान ते कदे अटैक नहीं करेगा। नंबर 1। नंबर 2, घर आए मेहमान ते कोई अटैक होंदा तो अपनी छाती पहला लाएगा। इस करके एक मिनट सुन लो जी, चन्नी या साडी कैबिनेट आप मूरे होकर खून दे देगी, लेकिन अपने देश के प्रधानमंत्री ते कदे वो नहीं आण देगी। लेकिन नाल किसी तरह का इत्थे कोई खतरा नहीं सी, कोई नुकसान नहीं होया, ना ही होने की कोई संभावना। पीएम के पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा में चूक पर एक तरफ जहां गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से जवाब तलब किया है, वहीं इसको लेकर राजनीति भी जोरों शोरों से चल रही है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। बिल्कुल गलत, जहां तक मेरी जानकारी है, और यदि ऐसी बात है तो इसकी जांच होना चाहिए। कोई मुख्य बात जो हमें मालूम पड़ी है कि वहां भीड़ इकट्ठी नहीं हो पाई थी, तो उसके लिए बहानाबाजी हो। पंजाब में पीएम की सुरक्षा में चूक को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य शिव कुमार शर्मा उर्फ कक्का जी ने बयान दिया है। क्या कुछ कहा उन्होंने और ये आपको सुनाएंगे, लेकिन आपको बता दें कि उन्होंने ये पहले ही कहा था कि जब तक अजय मिश्रा टेनी को मंत्रिमंडल से नहीं हटाया जाएगा, उनके कार्यक्रमों का इसी तरह विरोध किया जाएगा। सुनिए शिव कुमार कक्का को। हमारी कल शाम को 6 बजे जूम पर मीटिंग हुई थी, जिसमें वहां के संगठनों ने एसकेएम से पूछा था कि प्रधानमंत्री जी पंजाब आ रहे हैं, हमारी रणनीति क्या होगी। हमने कहा कि जो हमारी मांगे हैं उसमें हमारा समझौता तो हुआ है, पर लखीमपुर खीरी के अपराधी टोनी अजय मिश्रा को अभी अपने मंत्रिमंडल में रखे हुए हैं। उनकी पुलिस ने एसआईटी ने उन पर कह दिया है कि उन्होंने हत्या की, प्लानिंग की, साजिश में ये दोषी हैं। यानी खुद की पुलिस ये कह दे कि अजय मिश्रा दोषी है, उसके बाद वो अपराधी होने के बावजूद भी वो सरकार में बैठे हैं। उनका इस्तीफा नहीं हो पा रहा है। उनका इस्तीफा जब तक नहीं होगा, प्रधानमंत्री जहां भी जाएंगे, तब निर्णय लिया कि प्रधानमंत्री जाते हैं उनका विरोध करें। सारी कुर्सियां खाली पड़ी रही, प्रधानमंत्री को कार्यक्रम कैंसिल करना। रुख अगली खबर का करते हैं। गुरुवार सुबह 5 बजे गुजरात के सूरत में दिल दहला देने वाला हादसा हो गया, जिसमें 6 मजदूरों की मौत हो गई। सूरत के सचिन जीआईडीसी विस्तार इलाके में केमिकल से भरे एक टैंकर के लीक होने की वजह से 6 मजदूरों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 30 से ज़्यादा गंभीर बताए जा रहे हैं। घायलों को सूरत के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सचिन जीआईडीसी सूरत में एक औद्योगिक क्षेत्र है। बताया जा रहा है कि मिल के पास मौजूद एक नाले में एक टैंकर चला गया। एक टैंकर चालक केमिकल डाल रहा था। इस दौरान ही टैंकर चालक पलटने से टैंकर के पलटते ही उसमें जहरीली गैस का रिसाव शुरू हो गया। इसकी चपेट में
प्रिंटिंग मिल के कर्मचारी भी आ गए। जब तक लोग स्थिति को समझ पाते तब तक 6 की जान जा चुकी है और कई मजदूर अभी घायल हैं। सभी मजदूरों को अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। पीड़ित व्यक्ति को सांस लेने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय प्रशासन के अनुसार सभी गैस पीड़ित मरीजों के लिए स्पेशल 5D में वार्ड बनाया गया है। जिनको ज़रूरत पड़ी उन्हें वेंटिलेटर पर रखा जा रहा है। अस्पताल प्रशासन के अनुसार गुरुवार सुबह 5 बजे गैस लीक की घटना को लेकर फोन आया। मजदूरों को इलाज के लिए तुरंत अस्पताल लाया गया, लेकिन 6 मजदूर अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ चुके थे। 25 मजदूरों का अभी अस्पताल में इलाज चल रहा है। इनमें से कुछ की हालत गंभीर बनी हुई है, जबकि कुछ खतरे से बाहर हैं। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की सभी खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज़।